हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम एक नए लेसन के साथ हैं। आज हम जो बात करेंगे वो इससे पहले हमने मेडिवल 2018 का जो पार्ट किया था वो पार्ट 1 हो गया था। ये पार्ट 2 होगा उसी में से, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो गए थे। 1 घंटे की वीडियो हो गई थी वो भी। तो इसमें देखिए, निम्न में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा? हरम क्या होता था? जहां पर महिलाएं रहती थी ना, महिलाओं का जो रहने का स्थान होता था उसको हरम बोला जाता था। हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे ये पुस्तक पढ़कर सुनाती थी। ठीक है। मुगल हरम है वो अपने आप में एक मतलब एक जानकारी का एक रोचक विषय रहा है। जो विदेशी लोग हैं, विदेशी जो आने वाले थे, चाहे बर्नियर हो, ट्रेवनियर हो, जितने भी विदेशी उस समय यात्री आए, उनके लिए एक मतलब एक काफी ऐसी एक स्थान था जिसके बारे में वो क्यूरियस थे जानने के लिए। तो इस जो ये कहा जाता है तुझके बाबरी में, सॉरी, तुझके बाबरी में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज हम लगातार उसी पेपर को करेंगे जो हमने पहले किया था। ये मेडिवल पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, 2018 का। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय एक हरम में, जहां महिलाएं रहती थी, रखा? जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले क्या करती थी? सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। ठीक है, जब वो हरम में जाता था तो उससे पहले वो पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। देखिए, आईने जो अकबरी है के अनुसार, आपको पता आईने अकबरी के अनुसार अकबर की जो हरम थी, 5,000 महिलाएं थी ना। ये बात आप ध्यान में रखना। हरम अपने आप में एक पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, हरम एक क्या थी? एक प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। ठीक है। और निजामुद्दीन अहमद ने क्या लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने इसको क्या कहा है? निजामुद्दीन अहमद ने इसको क्या बोला है? सच्चरित्रता का मंडप। ये बहुत मतलब एक स्वच्छ स्थान ये कह सकते हैं। आपको पता है, 1560 से लेकर 1562 अकबर के प्रशासन, अकबर के शासन पर हरम दल का प्रभाव रहा, है ना। तो कहने का मतलब है कि हरम एक अपने आप में एक प्रमुख भाग कह सकते हैं, प्रमुख पार्ट होता था राज्य का, जिसमें महिलाएं रहती थी और महिलाएं राजनीति को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहती थी। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने अपनी जो अपनी हरम में एक पुस्तकालय का एक भाग रखवाया था। और वो क्योंकि अकबर जानने का बड़ा शौकीन था, तो चर्चाएं करता ही रहता था, ज्ञान का बड़ा उसको लगन थी कि ज्ञान कहीं से भी मिल जाए। इसलिए उसने महिलाएं उसको सोने से पहले वो पुस्तकें पढ़कर सुनाया करती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और अकबर ने एक काम और किया था हरम की को उनके सीधे नाम, सीधे नाम से पुकारने पर रोक लगाई थी इसने।
उसने कहा कि ऐसे नहीं करना, सीधा नाम नहीं लेना किसी का। उसने कहा कि वो ऐसे होंगी जैसे जोनाबादी, है ना, इलाहाबादी, जैसे जहां से वो आई है, मतलब क्षेत्रों से और जगह से, है ना, इस तरह से उनका नाम लिया जाए। ठीक है, ये चीज उसने किया था। ठीक है, तो ये अकबर इसका आंसर होगा। एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह एक सीखने का संसारिक तरीका है। मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं हम वही लैंग्वेज सीखते हैं। ऐसा नहीं कि उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारे अंदर जो भाषा है वो इनबिल्ट नहीं होती, कि भाई हम जहाँ मतलब पहले से ही हमारे अंदर ऐसी कोई भाषा, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे कंप्यूटर को कहीं भी रख लो, अमेरिका में रख लो, इंडिया में रख लो, नेपाल में रख लो, उसके अंदर जो भाषा इनबिल्ट है वही वो दिखाएगा। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान जहां पर पैदा होगा, जिस एनवायरनमेंट में पलेगा बढ़ेगा, उसी के अनुसार उसकी भाषा बनेगी। ये बात इससे क्या सिद्ध होता है कि किस बादशाह ने दिखाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति की जो जुबान है वो ईश्वर के द्वारा नहीं दी जाती, वो सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो अ, कौन सा, गंगू महल के नाम से जाना जाता था, रखा। वह मुगल बादशाह कौन था, ये व्यवहारिक तरीका दिखाने के लिए भी उसने, देखिए, कोई कहता है कि देखिए जैसे धार्मिक जो लोग होते हैं, जो जिसका ईश्वर में ज्यादा विश्वास होता है, वो सारी चीजों के लिए ईश्वर को ही वो मानते हैं। कि कोई जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, कहते हैं बस ईश्वर को यहीं तक इसका समय दिया था ईश्वर ने। कोई पैदा हुआ तो ईश्वर ने पैदा किया है, मतलब कोई बीमार हुआ तो ईश्वर ने बीमार किया है, कोई कुछ भी हो, सब कुछ ईश्वर ने किया है। बारिश हुई तो ईश्वर ने किया है, तूफान आया तो ईश्वर ने किया है। मतलब ईश्वर के ऊपर उनका ब्लाइंड फेथ होता है। लेकिन अकबर है, वो ब्लाइंड फेथ नहीं करता था, वो तर्क कहता था। तर्क है इसमें, तर्क की बात वो करता है कि भाई ऐसा नहीं है। जो जुबान है वो क्या है, वो एक व्यवहारिक वो है, मतलब सांसारिक तरीका है। जो जिस भी तरह के इन्वायरमेंट है, हम इंग्लैंड में पैदा होंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, हरियाणा में पैदा होंगे तो हरियाणवी बोलेंगे, और बिहार जो मतलब अलग अलग लैंग्वेज में, महाराष्ट्र में पैदा होंगे तो मराठी बोलेंगे, इस तरह की। ठीक है, वो जिस भी एनवायरमेंट में जिस तरह से रहेंगे, ये बात सिद्ध कर ये अकबर एक क्या था, अकबर जो है, अकबर एक व्यवहारिक व वह तर्कशील दृष्टिकोण का बादशाह था। ठीक है, ये बात आप ध्यान ध्यान से रखिए ना, कि अकबर ने क्या किया, अकबर ने यह दावा किया कि भाषा एक जुबानी कुदरत नहीं है। नहीं है, अभी तो यह सीखने का एक सांसारिक तरीका है। ठीक है, ये बात अकबर ने सिद्ध करने का प्रयास किया था। और जो भाषा है हमारी, भाषा जो है समाज, देश काल तथा वातावरण से प्रभावित होती है।
ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये कौन सा बादशाह है? वो अकबर। अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषता निम्न में से कौन सी है? जो अकबरनामा की जो चित्रित पांडुलिपि है उसकी क्या विशेषता है? अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्रकार अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में एक समय एक बात होती है, ये क्या लैंग्वेज, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज मेरे को अटपटी सी लगी, ये लैंग्वेज शायद सही नहीं बोल पा रहा है। हम्म। हम्म। अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषता निम्न में से कि अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंधित थे। एक चित्रकारी में अक्सर एक चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंधित होते, मतलब एक चित्र दो चित्रकारों के द्वारा बनाया जाता था, ये कह रहा है। दूसरा है रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। दूसरा क्या कहता है कि सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करता था। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीनों भिन्न भिन्न चित्रकारों के द्वारा किए गए हैं। ठीक है। अबुल फजल क्या कहता है? अकबर समय 17 प्रमुख चित्रकार थे, जिसमें क्या थे? 13 हिंदू थे, है ना? 13 क्या थे? हिंदू थे। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसमें जिसमें दसवंत, बसावन, है ना? दसवंत, बसावन, केशव, है ना? मुकुंद, फारूक बेग, है ना? जगन, महेश, आदि थे, है ना? ठीक है। और जो है अकबर क्या कहता है? अकबर ने अपने सभी दरबारियों को अपना रूप चित्र बनवाने का आदेश दिया। तो इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे पहले अपना रूप चित्र किस मुगल बादशाह ने बना पाया? क्वेश्चन, तो ये जो बातें दी गई हैं ये और से अकबर की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्रकारी में क्या होता था? एक चित्रकारी के साथ क्या होते थे? अकबर की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्रकारी में एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंधित होते। मैं कह रहा था ना ये कटपटा ये नहीं था, दो चित्रकार संबंधित होते, बात सही है। रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी, ये बात सही है। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करता था, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनवाता था। कुछ खास चित्रों में रेखांकन किसी और ने किया है, रंगाई किसी और ने की है, पोर्ट्रेट
3 भिन्न भिन्न चित्रकारों के द्वारा किया जाता था। तो ये ऑल सही है चित्रकारी, अकबर की चित्रकारी के संदर्भ में, है ना। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में थे? इनमें से वो चित्रकार हैं जो जहांगीर के दरबार में थे। आपको पता है जहांगीर का काल जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल था। इनमें से उस्ताद मंसूर है ये और अबुल हसन, ये दो हैं जो ये किसके जहांगीर के समय चित्रकार थे। इसके अलावा बिशन दास था, मनोहर था, है ना। इसको बिशन दास को फारस भेजा था चित्र बनवाने बनाने, है ना। शाह और दरबारियों को शाह व दरबारियों को चित्र बनाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो बिशन दास ये था। तो ये जो अबुल हसन है इसको नादिरुल जमा की उपाधि दी थी, नादिरुल जमा। है ना। इसको मंसूर को नादिरुल असर की उपाधि दी थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना, नादिरुल जमा और नादिरुल असर की उपाधि दी थी। ठीक है। और जो जहांगीर है विशेष व्यक्तियों से भेंट पर क्या करता था? अपनी तस्वीर भेंट करता था ना। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसने जो अबुल हसन इसने क्या किया था, तुर्की जहांगीर का मुख्य पृष्ठ बनाया था। ठीक है, और जहांगीर के शौकन का चित्र बनाया था। सबसे प्रिय चित्रकार था शौकन का। उसके बाद मंसूर जो था, मंसूर ने क्या क्या किया था? ये पक्षी विशेषज्ञ था ना। है ना, इसने कश्मीर के फूलों का चित्र बनाए। कश्मीर के फूलों के चित्र बनाए थे इसने ना। और बाज का चित्र बनाया इसने, है ना। साज पक्षी का चित्र बनाया। ठीक है, साइबेरिया के सारस का चित्र बनाया। ठीक है, बंगाल के पुष्प का चित्र बनाया इसने। ये चित्र इसने बनाया, नील गाय का चित्र बनाया, जेबरा का चित्र बनाया इसने। ये सारे किसने बनाए थे? मंसूर ने बनाए थे। ठीक है, तो ये दो बी और जो सी है ये क्या है? जहांगीर के समकालीन है, बी और सी। तो कहीं भी उत्तर नहीं है बी और सी का, तो है ना।
इसमें आप बी और सी को इसको इसमें हम बढ़ा लेते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो अब्दुल समद और मीर सैयद अली है, ये हुमायूं के साथ फारस से आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, वही बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अपने साम्राज्य में शिवाजी ने धक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिस इसमें कर बहुत कम था। ये तो बात सही नहीं है ना? ठीक है, कर तो कम नहीं था, क्योंकि कर तो पहले 33% था, बाद में 33 से 40 हो गया। बात सही। उसमें साथ में मुगल प्रशासन के भी कुछ विशेषताएं थी। तो मुगल प्रशासन की भी कुछ विशेषताएं थी उसमें। शिवाजी की मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को अक्षीण धक्का लगा, और क्योंकि उसके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था। ये बात सही है, क्योंकि औरंगजेब को ने संभाजी को कैद करके 1679 में कत्ल करवा दिया। मराठा सरदारों ने सख्ती से हासिल चोट और द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया। इससे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ता था। ये बात भी सही है। चोट जो है वो 25% वसूल किया जाता था ना, और स्वदेश मुखी 10%। ठीक है। शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था? नहीं किया। वो 1700 से लेकर 1707 तक लगातार लड़ती रही। मतलब उसने हार नहीं मानी। ठीक है। तो इसमें बी और सी दो सही हैं, दो सही नहीं है। कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्न में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा पर नहीं जाएगा? बादशाह की जगह तो हमें क्या लगाना चाहिए यहाँ पर? कोई भी अमीर लगा लो, सिवाय कश्मीर की यात्रा पर नहीं जाए, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। मतलब ये आशो आराम के लिए कश्मीर जाना, अमेरिका जाना आमोद प्रमोद के लिए, ये बात किसने बात कही थी? ये बात औरंगजेब ने कही थी। औरंगजेब इन चीजों को लाइक नहीं करता था, है ना। जहांगीर छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जरूर जाता था, तो ये औरंगजेब ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी, है ना। ये जहांगीर यात्रा करता था ना। ठीक है। इसको देखिए, ये सिंपल जीवन रहती, इसको जिंदा पीर कहते थे ना, शायद जिंदा पीर कहते हैं इसको, दरवेश, है ना। और कश्मीर अकबर ने क्या किया था? अकबर ने दीपावली मनवाई थी। ठीक है। इसने औरंगजेब ने तो काफी और भी काम पे रोक लगाई। उसने
नवरोज के त्योहार पर रोक लगाई, तुलादान है ना, कल है ना, संगीत, चित्रकारी, इन सब पर भी इसने क्या किया, झरोखा दर्शन, सब पर इसने रोक लगाई। निम्नलिखित स्मारकों को उनके कालक्रम में रखिए। निम्नलिखित स्मारक जो हैं कब कब बनाए गए उनको कालक्रम में, जो स्मारक हैं ये कब कब बने इनको कालक्रम में बताना है। चार मीनार है ये हैदराबाद में 1591 के आसपास बनी, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था इसको। उसके बाद हुमायूं का मकबरा, आपको पता है अकबर के काल की पहली इमारत है, 1564, हाजी बेगम ने बनवाया है ना, ताजमहल का पुरोगामी कहते हैं, है ना, और तैमूर परिवार की कब्रगाह भी कहते हैं। तैमूर परिवार की कब्रगाह भी इसको कहते हैं। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में, कहाँ पर है, सासाराम 1544-45 में, है ना, ये पंचभुजीय है, प्राकृतिक झील में है। गोल गुंबज बीजापुर, अली आदिल शाह का मकबरा है ये। 1656 अली आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा बनता है, पहला बी बनेगा, बी बी, बी तो बी में ये पहला सी, देन बी, देन ए, देन डी। सोचिए एक को दो से मिलाना है ना, ये जैन, और ये जैन टर्मिनोलॉजी है कुछ, है ना, इसको क्या बोलते हैं। देखिए जो भद्रक होते थे वो दिगंबर मंदिर के प्रबंधक होते थे, और जो अक्सुलक होते थे, अक्सुलक क्या होते थे, वो दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था होती थी, अक्सुलक उसको कहते थे। सार्वक क्या होते थे, जैन उपासक होते थे सार्वक, सार्वक और सार्विकाई। यति कौन होते थे, श्वेतांबर भिक्षु जो धार्मिक दिनचर्या को अच्छी तरह से पालन करते थे, उनको यति कहा जाता था, यति। तो देखिए इसमें एक का दो, दो का चार, ये आपको पता है श्वेतांबर, जो दो पार्ट थे जैन धर्म के जो कि पहली जयंती में बने थे, पाटलिपुत्र।
श्वेतांबर का भद्रबाहु, वो सॉरी स्थूलभद्र, और इसका दिगंबर का भद्रबाहु। इनको मगध के जैनी कहते थे, श्वेतांबर को मगध के जैनी, और भद्रबाहु के जो वाले थे जो दक्षिण के जैनी। क्योंकि ये 12 जो मगध में जब अकाल पड़ा 12 वर्ष के लिए, तो उसमें ये कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला यानी दक्षिण भारत चले गए। सोचिए ये कथन और कांड वाला क्वेश्चन है, इसको देखते करते हैं। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुराने प्रथा को अपनाया। ठीक बात है ये बात। गुरु अमरदास है, ये किसके, ये 1552 से लेकर 1574 तक रहे। है ना, 1552 से लेकर 1574 तक ये रहे। ये खेती और व्यापार करते थे, खेती और व्यापार करते थे। ठीक है। और ये जो लंगर में भोजन नहीं करता था उससे नहीं मिलते थे। भोजन नहीं करता था उससे नहीं मिलते थे। उससे नहीं मिलते थे, ये बात इसने नियम लागू कर दिया था। इसने क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया। क्या किया था इसने, सती प्रथा का विरोध किया। और साथ ही साथ इसने क्या किया, सती प्रथा का विरोध कर दिया। दूसरा इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया था, जो हिंदुओं से वैवाहिक पद्धति को अलग करने के लवन पद्धति की शुरुआत की। है ना, लवन पद्धति की इसने शुरुआत की थी। और अकबर इनसे मिलने के लिए आया था, गोविंद वाला। अकबर इनसे मिलने के लिए आया था, और उनकी बेटी बीबी बानी को 500 बीघा भूमि, लैंड, 500 बीघा लैंड दिया था, भूमि गिफ्ट किया। ये बात आप ध्यान में। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु पद अपने दामाद रामदास को दिया। ये बात तो सही होगी। और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु का पद देखिए उन्होंने। अब इसने क्या किया, रामदास ने क्या किया था, इसने पैतृक बना दिया था इसको ना। है ना, ये दोनों। ठीक है। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। क्या बोल रहा है। ठीक है। तो
पुरानी इससे पहले की जो परंपरा थी वो ये थी कि अपने परिवार के सदस्यों को क्या थे, ये गुरु पद नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने अपने शिष्य को, अपने पारिवारिक सदस्य को गुरु पद दिया, क्योंकि जो रामदास थे वो उनके बेटी के क्या थे, पति थे। तो तो ये क्या हुआ, तो इन्होंने पुरानी परंपरा को नहीं अपनाया, इसने बदल दिया पुरानी परंपरा को, और इसने तो क्या कर दिया, इस पद को पैतृक बना दिया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसने तो क्या किया, इस पद को ही पैतृक इन्होंने बना दिया था। जो रामदास है, रामदास 1573 से लेकर 1581 तक रहे, है ना। ठीक है, और अकबर के दरबार में जाते थे ये सारे। ठीक है, अकबर के दरबार में जाते थे। ठीक है, तो ये, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे अभी भी इसके ऊपर डाउट हो रहा है, लेकिन इसका जो उत्तर एनएटी एनटी ने दिया है वो यही है कि इसमें एक गलत माना है, क्योंकि उसने पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था अपने परिवार के सदस्य को गुरु का पद देकर। सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने बादशाह की उपाधि धारण की और एक नया कैलेंडर आरंभ किया, और किन किन गुरुओं के नाम के सिक्के चलाए। तो बंदा सिंह बहादुर आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह के बाद जिसने सिखों को एक राजनीतिक रूप प्रदान किया, सिखों को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो बंदा सिंह को बाद में उसने शुरू दिया। इसने क्रूसियर ने इसको मृत्युदंड दिया। तो उसने किस किसके नाम के सिक्के चलाए थे बंदा सिंह बहादुर ने? इसका नाम लक्ष्मण दास था ना। तो उसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। काफी यातनाओं के बाद इनको दिल्ली में मृत्युदंड दिया गया था। इसने क्या किया था, इसने सरहिंद के सूबेदार नवाब वजीर खां की हत्या कर दी थी ना। सरहिंद के सूबेदार ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों को दीवार में चिनवाया था ना। निम्नलिखित लेखकों और उनकी रचनाओं में कौन सा युगम सही नहीं है, इनमें से कौन सा युगम है जो सही नहीं है? निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी, बात सही है। इसमें क्या है, निजामुद्दीन 120 बड़े शहरों का वर्णन करता है और 3200 कस्बों का वर्णन करता है। उसके बाद जो ये खफी खां ने मासिर आलमगीरी नहीं लिखी, जो खफी खां ने जो है मासिर आलमगीर नहीं लिखी, ये किसकी थी, ये साकी मुस्तैद खां की थी। थी साकी मुस्तैद खां की थी ना। और अब्दुल अहमद लोहरी, आपको पता है पादशाह नामा लिखने में था, ये पादशाह नामा तीन लोगों ने मिलकर लिखा था। अहमद लोहरी, कजवनी, अमीन कजवनी,
और मोहम्मद वारिस। इन तीन लोगों ने मिलकर पाथानामा लिखा था। मोहम्मद काजमी जो है, कजविनी, सॉरी, ये कजविनी था। ये मोहम्मद काजमी जो है, इसने आलमगीरनामा लिखा था। ये औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार कह लीजिए इसको, था ना। बाद में इसको भी मना कर दिया गया था इतिहास लिखने से ना। तो ये इसमें मतलब खफी खान ने क्या लिखा है, मुंतकपुल लुबाब लिखा है इसने ना। इसने मुंतकपुल लुबाब लिखा है। इसने बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा था? वो साहेब एक खबर कहा था। साहेब एक खबर। तो हमारा ये उसका बी उत्तर होगा। नीचे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। अकबर भूमि की पैमाइश भू राशों की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि उसने समझौता नहीं किया, है ना। वो उसने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नीतियों को अपनाया। ठीक है, उसने दहसाला व्यवस्था जरूर लागू की थी, नगद, जिसमें नगद लिया जाता, लेकिन ऐसा है नहीं था कि वो समझौता करने को तैयार नहीं था, समझौता कर लेता था। अकबर ने इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया, लेकिन बिहार और बंगाल में, जिसके कारण क्या हो गया, विद्रोह हो गया था। बंगाल और बिहार में विद्रोह हो गया था। ठीक है, ये बात सही है। अकबर ने क्या किया था 1563 में? एतमाद खां को अपना अर्थ मंत्री नियुक्त किया था। जो पहले कहाँ रह चुका था, एतमाद खां पहले इस्लाम शाह की सेवा में रह चुका था। पहले इस्लाम शाह की सेवा में रह चुका था। इसने क्या किया, खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया। ठीक है, इससे इसके सुधारों के फलस्वरूप अकबर को वित्तीय संकट से मुक्ति मिली। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके बाद क्या किया गया 1580 में? पूरे साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा गया। इसमें 12 सूबों में बांटा गया और दहसाला व्यवस्था लागू की गई।
दशहरा व्यवस्था लागू की गई। और फसलों की औसत उपज, उपज और औसत मूल्य, मूल्य को परगना स्तर पर निकाला गया। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो बंगाल में ये दशहरा व्यवस्था किसने लागू की थी बंगाल में? अकबर के समय तो विद्रोह हो गए थे, बंगाल में दशहरा व्यवस्था जहांगीर ने लागू की। ठीक है। इसमें 132 अकबर ने क्या किया था, 132 करोड़, 182 करोड़ नियुक्त किए गए थे, 182 करोड़। अमील को करोड़ी करे थे। और 1588 में गजे इलाही की शुरुआत की। ठीक है। और आपको पता है अकबर के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल बिहार में विद्रोह हुआ। तो इसका दो सही है, एक गलत है, तो इसमें ये उत्तर रहेगा। हुंडी की के नियमित नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में क्या कहलाती थी? वो क्या कहलाती थी? आड कहलाती थी, आड, है ना। हुंडी क्या होता था? हुंडी एक साख पत्र होता था, एक चेक कह लीजिए, आज के हिसाब से चेक कह लीजिए। ये हुंडी जारी करने का काम कौन कर, जारी करने का काम सराफा करते थे। सराफा, है ना, बैंकर का काम ये सराफा करते थे ना। और ट्रेवलर कहता है कि भारत का कोई ही गांव ऐसा होगा जहां पर सराफा ना होंगे, मतलब हर जगह से हुंडी जारी होती थी। ये बट्टा काट कर अदायगी की जाती थी ना, हुंडी में क्या होता था, बट्टा, कमीशन काट के, बट्टा काट कर अदायगी की जाती थी। बट्टा काट कर अदायगी की जाती थी। और इसमें बीमा भी शामिल होता था। बीमा व्यवस्था का जो सर्वप्रथम जिक्र है, क्वेश्चन ध्यान रखना, व्यवस्था का सर्वप्रथम जिक्र सुजान राय भंडारी ने किया है। सुजान राय भंडारी ने किया है। हुंडी दो तरह की होती थी, हुंडी एक तो होती थी दर्शनी हुंडी, और दूसरी होती थी मियादी हुंडी, भाई एक निश्चित समय के लिए। ये दो तरह की हुंडी होती थी। कुछ एक को उसकी दो से मिलाना है और उत्तर बताना है कि कौन क्या क्या होते थे। आहक, पुजान, ये चूनागार होते थे। आहक पुजान कौन होते थे? चूनागार, है ना।
और किस्त मालान, किस्त मालान कौन होते थे? ये राजगीर होते थे। और प्राचीनकार कौन होते थे? ये नक्शा बनाते थे जो पिचकारी जो थे ना। और सुर्खी को ईंट तोड़ने वाले ना, ये होते थे। तो उत्तर देखिए क्या आएगा, एक का चार, दो का एक। इनको टर्मिनोलॉजी को आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। तैमूर के घराने, तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों द्वारा शासक यहाँ तक कि सिकंदर लोधी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से किसी में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण कफी खां निम्न में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना के लिए करता है? इसकी सराहना करते हुए कहता है कि उसके बराबर कोई नहीं था भाई। ये औरंगजेब के बारे में लिखता है कि औरंगजेब इतना न्यायप्रिय शासक था, वो बुधवार को न्याय करता था ना। न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? न्याय की जंजीर लगाई। ये बात आप ध्यान में रखिए। और देखिए जो ये तैमूर, इसने कौन सी जो खफी खान है उसने कौन सी किताब लिखी थी आपको पता है? मुंतखब लुबाब लिखी थी। इसका मतलब कि तैमूर के वंश का इतिहास। ठीक है। उसको जो खफी खां है उसने निजाम की बड़ी प्रशंसा की है, निजाम की बहुत प्रशंसा की है, जिसके कारण, क्या कहते हैं, जिसके कारण उसे, उसे क्या कहा गया? निजाम उल मुल्की कहा गया। ठीक है। और खफी खां क्या लिखता है? खफी खां लिखता है कि जो रैयत है, मतलब किसान रैयत, मुगल नाम और कौम से डरते थे ना। इसने खफी खां को क्या था? कहा मुंबई में क्या किया था? यूरोपीय उपनिवेश में राजदूत नियुक्त किया।
उन इतिहासकारों का नाम बताओ जिसने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रशंसा किया कि भाई ये केंद्रीकृत था, कि विखंडित राज्य था ये वो, कि उसकी नेचर के ऊपर जो प्रश्न किया है वो बताना है हमें। किस किसने किया है वो? बटरस्टाइन और मुगल साम्राज्य को एक विखंडित राज्य की तरफ माना इसने फ्रैंक परलिन, है ना। तो इन दो लोगों ने किया है, तो इसका ए और डी। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, ठीक है। तो इब्ने हसन की जो किताब है वो कौन सी है? इब्ने हसन, द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। पी सरन की किताब है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स। मोरलैंड की आपको पता है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, और अहमद अली की द मुगल नोबिलिटी अंडर द औरंगजेब। ये किताबों को ध्यान में रखना है, लिख लेना, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। एक का चार, दो का एक। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न के साथ मिलते हैं। इनको उत्तर, इनको आराम से ध्यान से कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।